हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। और तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, जिसके पहले हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग, देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटी, सारी चीजों को एक जगह पर इकट्ठा करना, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल्स और ह्यूमंस, वो सारी चीजों को हम एक जगह पर इस्टेब्लिश करें। ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग की परफेक्ट डेफिनेशन मैं नहीं दे सकती हूँ, या फिर परफेक्ट डेफिनेशन आप कह लो नहीं होती है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को एक जगह ऑर्गेनाइज करने की सिचुएशन बनाते हैं, या फिर एक जगह इकट्ठा करने के लिए। और इसके अलावा हम एक और ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है, हेनरी फ्यूल ने डेफिनेशन दी थी कि ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल और टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल्स, मशीन एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि चीजों को हम एक साथ करें। जब तक चीजें एक साथ नहीं आएंगी तब तक हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो चाहे वो रॉ मटेरियल हो हमारा, चाहे मशीन्स हो, चाहे टूल्स हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, इन सारी जगह को एक साथ करना। तो ये हो गई हमारी ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है? बिफोर दैट मैं फिर बोल रही हूँ, प्रोसेस हमेशा स्टेप बाई स्टेप चलता है और इसमें हम कोई भी चीज अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर जब मैं प्रोसेस बता रही हूँ, उसके पहले मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ ऑर्गेनाइजिंग का, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या मीनिंग होती है। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, सिंपली एग्जांपल है, सपोज आपके घर में कोई फंक्शन हुआ, कोई फंक्शन पड़ रहा है, आपको उसको ऑर्गेनाइज करना, उस सारे फंक्शन की देखरेख आपको करनी है। तो उसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है, आप किसको क्या ड्यूटी असाइन करोगे, कौन क्या काम करेगा, कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कैटरिंग चाहिए होगी, टेंट चाहिए होगा, वो सारी चेयर्स चाहिए होंगी, तो वो सारी चीजें कैसे अरेंज होंगी, और कौन किस टाइम पर क्या काम करेगा, कौन गेस्ट को देखेगा, कौन किसको सारी चीजों को अरेंजमेंट करेगा, कौन वर्कर्स पर ध्यान देगा, मतलब जो भी आपके यहाँ काम करने वाले उन पर कौन काम करेगा, कौन डिनर की अरेंजमेंट कराएगा। ये सारी चीजें हमारी किस में आती है? ऑर्गेनाइजिंग में आती है। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हम ये करते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये हमारा होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या काम करना होता है, और अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वर्क को प्रोवाइड कर देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमने पहले भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ रखा है, कि जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको हम काम दे देंगे। अब उसी एग्जांपल को अगर मैं लूँ, अगर कोई पर्सन है जो बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर सकता है, यानी कि सुपरवाइजरी बहुत अच्छी कर सकता है, तो हम सुपरवाइजिंग काम दे देंगे। जिसे अच्छा डेकोरेशन की नॉलेज है, हम उसे डेकोरेशन की डिपार्टमेंट दे देंगे। तो ये हम क्या कर देंगे, पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क, और उसके बाद जो डिवीजन का किस काम को किसको देना है, उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर इसके बाद जैसे हमारा ये कंप्लीट हुआ आइडेंटिफिकेशन, हमने काम को डिपार्टमेंटलाइज कर दिया। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है, यानी कि काम को डिपार्टमेंट वाइज एक स्मॉल जॉब के सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना, जो भी लोग एक काम में जुड़े हुए हैं उनको एक साथ करना। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, या तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम करें, फंक्शनल, और या फिर डिविजनल। तो फंक्शनल का मतलब होता है अपने काम के अकॉर्डिंग लोगों को एक साथ ग्रुप बना दिया, और डिविजनल का मतलब होता है हमने लोगों को बांट दिया, थोड़े थोड़े पार्ट्स में बांट दिया, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम देखेंगे। जिसको हमने जिस पार्ट में बांट दिया वो अपने अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे। डिविजनल डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट जो होता है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म हम डिविजनल डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, कि डिविजनल डिपार्टमेंट हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। नेक्स्ट हमने किया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी दिया। फिर जैसे हमने काम को डिवाइड कर दिया, सबको पता चल गया क्या काम करना है। अब हमने सबकी ड्यूटी सबको असाइन कर दी, किसे क्या काम करना है, कैसे उसको करना है। अब इसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब ड्यूटीज मिल गई तो आपको अपना काम कंप्लीट करके किसे रिपोर्ट करना है, उसे भी हमने बता दिया कि कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर याद होगा तो वो पिरामिड, टॉप लेवल मैनेजर और लो लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर, जो मैंने एक पिरामिड बना रखा था, जिसमें हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि जो हमारा वर्कर्स होगा वो ले लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, लो लेवल मैनेजर अपने रिलेटेड मिडिल
मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और मिडिल लेवल मैनेजर जब वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड टॉप लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो ये हमारे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को भी पहले से डिफाइन करना है, यानी कोई भी पर्सन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि किससे किसके साथ काम करना है, किससे जाके अपनी काम की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपका काम कंप्लीट हुआ तो आप अपनी रिपोर्ट जिसके साथ आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है उसे प्रोवाइड कर दो। तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, और यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये प्रॉपर वे में ऐसे ही रन करता जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, की ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला है हमारा बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, कि जो भी हमने ड्यूटी असाइन की है, जिसे भी असाइन की है, उसको उसमें क्या होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम उसे वो ड्यूटी स्पेशलाइज कर रहे हैं, उसे वो ड्यूटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसे क्या है कि स्पेशलाइजेशन का हमने बेनिफिट लिया, वो स्पेशलाइजेशन है तो हमारा काम अच्छा ऑलरेडी होगा, क्योंकि जब कोई पर्सन स्पेशलाइज्ड होगा तो वो क्या करेगा, रिसोर्सेस को वेस्टफुल नहीं करेगा बल्कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। तो हमारा बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन हो गया। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब हमने सबकी ड्यूटीज डिफाइन कर रखी है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज में हमने डिफाइन कर दिया ना कि हमने ड्यूटी डिफाइन कर ली है, अब आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, किसे जाके बताना है, ये सारी चीजें हम क्या क्लियरिटी कर देते हैं। तो हमें पता है ना कि अगर मैंने किसी को कोई काम दे रखा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रही हूँ और मैंने किसी को कोई काम देना है, तो वो काम जब पूरा हो जाएगा, जितने दिन का मैंने टाइम दिया, तो मैं उसी पर्सन से पूछूंगी, सबसे तो नहीं पूछने जाऊंगी। तो वो मेरा वर्किंग रिलेशनशिप को शो करेगा कि कौन पर्सन किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, किसे कितना काम करना है, क्या काम करना है। तो दैट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। फिर थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। स्पेशलाइजेशन है, जैसे अभी मैंने ऊपर कहा, स्पेशलाइजेशन है, अपने काम को करने का तरीका पता है, अपने काम को हम बार बार कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। किसी और की जरूरत ही नहीं है, हमने रिसोर्स क्या किया, फुली यूटिलाइज कर लिया, कोई भी हमें नुकसान करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइजेशन, हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एडॉप्शन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज का मतलब कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं, अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आते हैं, तो हमने क्या किया, जिस ग्रुप के रिगार्डिंग चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रुप में डिवाइड किया है, उस ग्रुप को हम बता देंगे और उस चेंज को एक्सेप्ट करके अपने काम को आगे बढ़ाता चला जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा, अभी मैंने एक फंक्शन की बात की थी, अब आपके यहाँ फंक्शन में क्या है कि जब आपने खाने का मेन्यू डिसाइड किया था पहले, उसके पहले अभी बीच में एक तो आ गया कि नहीं पहले नाश्ता हम कराएंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज है। अब उस इन्वायरमेंटल चेंज में आपको अपने अकॉर्डिंग चीजों को रखना पड़ेगा कि हम कैसे करें जिससे हमारे गेस्ट भी नाराज नहीं हो, टाइमली मेरा काम भी हो जाए। क्योंकि अगर हमने नाश्ता प्रोवाइड कर दिया तो हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा उन्हें डिनर कराने में। अगर हम आधा घंटा और भी डिले डिनर कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर हम नाश्ता नहीं देते हैं तो क्या होगा, हमारे मेहमान नाराज हो जाएंगे। तो हमें एडॉप्शन टू चेंज भी करना पड़ेगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसे भी आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से चल रही है, हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पता है, हम सारी चीजों को बार बार अपने डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ इस तरह से करना चाहिए, हम सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कैसे होगा, वो भी इफेक्टिव होगा, यानी कि लोग तरीके से काम करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब अच्छा काम सारा चल गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप ही क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी। हमारा काम, अगर एक काम बहुत अच्छे से चला तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्ट की जगह 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो हमारा अच्छे से चल रहा है, हम एक नया डिपार्टमेंट बना के दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट कर दे और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। अब इतना चीज तो हमने कर लिया, इसके साथ साथ क्या जरूरी है कि सारी चीज होने के बाद भी हम डेवलपमेंट भी करें। अगर हम अपनी अथॉरिटीज को बांटना चाहते हैं, अगर अपने वर्क को दूसरे लोगों को बांट के अच्छा काम कराना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम उन लोगों को टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएं, एक नए मेथड के बारे में बताएं, जिसके थ्रू वो अच्छी जॉब को कर सके और उनके वर्कलोड को भी कम करें, जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अथॉरिटीज को दूसरों को प्रोवाइड करें, मैनेजर्स को प्रोवाइड करें। तो ये जरूरी कब होता है, जब हम उनकी पर्सनल ग्रोथ करें, उन्हें नया मेथड प्रोवाइड करें अपने वर्कर्स को, कि वर्कर बेफिक्र होकर अपना अच्छा काम करते जाएंगे, तो हमारा वर्कलोड, मैनेजर का वर्कलोड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाएगा तो वो अपने आप ही
ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा और मैनेजर्स में पोटेंशियल लेकर आएगा, जिससे वो ज्यादा से अच्छा काम कर सकेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। तो अभी बस इतना ही। ओके, थैंक यू।